साथियों, स्मार्ट पहेली में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम भूगोल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि आप कुछ पिछले दिनों से देख रहे हैं कि हम एक सुपर सीरीज के नाम से एक जो टॉपिक वाइज जो हमारा प्रैक्टिस चल रहा है उसको हम स्टार्ट किए हुए हैं। ये सुपर टेट की परीक्षा हो, आपका बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा हो, या आप सीटेट के विद्यार्थी हों, या आप यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर देने वाले हों, तो उस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें हमने इस पीडीएफ में एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित प्रश्नों को बनाया है। और इन प्रश्नों में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमने जो है बनाए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ बिंदु जो दक्षिण बिंदु है कौन सा है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसे ये इंडिया हो गया, और दो जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है ये, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मतलब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये क्या है, यहाँ पे स्थित है। इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दिया है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। तो इसका सही जवाब होगा जो कावेरी नदी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी को पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को क्या कहते हैं, हम वृद्ध यानी बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, जो कि दक्षिण भारत की गंगा है। देखिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन में हम आपको दो चीज़ें बताना चाह रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि दक्षिण भारत की गंगा, तो दक्षिण भारत की गंगा क्या हो जाएगा, कावेरी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, हम गोदावरी को कहते हैं। अगर भारत लगा दिया तो कावेरी हो जाएगा। अगर भारत नहीं लगाया, दक्षिण की गंगा पूछ दिया, तो साथियों इसमें गोदावरी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर कर दिए आप। उसके बाद कह रहा है कि समप्राय मैदान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। जो समप्राय मैदान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, WM डेविस ने, वाल्थर पेंक ने, LC किंग ने, GK गिलबर्ट ने। तो समप्राय मैदान जो पेनीप्लेन की अवधारणा का प्रतिपादन WM डेविस ने किया था। WM डेविस ने किया था। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो सिलिका है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, लोहा है। तो सबसे जो उसका क्रस्ट है, जो उसका भूपृष्ठ है, ऊपरी भाग जो है, उस पे क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। कह रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर यह लगभग 46.6% पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, तूफान होता है। ये कौन सी परत है जहां सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। तो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है। तो जो क्षोभ मंडल हमारा जो सबसे नीचे वाला मंडल है, अगर यहाँ हम मंडल की बात करें ऐसे 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 ऐसे, तो जो सबसे नीचे ये वाला ये क्षोभ मंडल है, यहाँ क्या होती है, यहाँ मौसमी घटनाएं क्या होती हैं, घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है, कोल्ड ओशियन करंट कौन सी है। तो आप कहेंगे सर कोल्ड ओशियन करंट तो गल्फ स्ट्रीम भी हमको लग रहा है, क्यूरोसियो भी लग रहा है, ब्राज़ील भी लग रहा है, लेब्राडोर भी लग रहा है। तो लेकिन आप साथियों गलत हैं।
अगर आपका ऑप्शन सही पूछा जाए तो कौन सा है? जो लेब्राडोर करंट है वो क्या है? वो ठंडी जलधारा है। लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम है, क्यूरोसियो है, ब्राज़ील धारा है, ये कैसी है? ये गर्म जलधारा है। अगर 180 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है, मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है, मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, जो आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से इसको हम जानते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है कि जो सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे बुध है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है। तो आपको बताना होगा कि इसमें सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो बोलेंगे सर इसमें सबसे चमकीला ग्रह हमको तो शुक्र लग रहा है। तो आप सही हैं, आपका ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही है, आप सही जवाब दे दिए। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे कि 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है। तो अगर आपने 7वां ऑप्शन, जो 7वां स्थान का ऑप्शन अगर आपने बताया है तो इसका मतलब आपका जवाब क्या है? सही है, आप करेक्ट है, आपका उत्तर सही हो गया। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि जो सैंडल पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह कहाँ स्थित है? तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या ग्रेट निकोबार में स्थित है, मध्य अंडमान में स्थित है, या लिटिल अंडमान में स्थित है, या उत्तरी अंडमान में स्थित है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो हमको पहले से पता है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। ये कह रहा है कि भारत में रेगुड़ मिट्टी, जो रेगुड़ सॉइल है, के नाम से किस मिट्टी को हम जानते हैं? तो क्या जलोढ़ मिट्टी के नाम से हम इसको भी जानते हैं, क्या काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, या लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, या लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं? तो आपने जवाब दिया कि सर ये तो काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी को हम रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। और इसी के साथ सर हम आपसे ये भी बता दें कि यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसमें कपास की खेती सबसे अच्छी होती है क्योंकि ये काली मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इसी के साथ साथियों अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में क्या है स्थित है? क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, या लद्दाख में स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये तो लद्दाख में स्थित है। यहाँ अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ यह जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? लेह को जोड़ता है। अगर आपसे पूछेंगे, अगर ये इंडिया का मैप बनाएंगे तो सर यहाँ कहाँ स्थित है? तो सर ये यहीं ऊपर वाले पार्ट में स्थित है। अगर अब अगले क्वेश्चन की बात करें हम तो कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जो जल मार्ग है, नेशनल वाटरवे, कौन सा है? तो क्या यह NH1 प्रयागराज से हल्दिया है, क्या यह NH2 सदिया से दुबरी है, या NW3 कोल्लम से कोट्टापुरम है, या NW4 काकीनाडा से पुडुचेरी है? तो आपने जवाब दिया कि सर ये तो NW1 जो कि प्रयागराज से हल्दिया है, ये क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग है। यहाँ क्या होता है? तो यहाँ गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली है। ये क्या है? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो लोकटक झील है जिसमें तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान
चेबुल लामजाओ स्थित है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने आपसे पूछा कि क्या ये मेघालय में स्थित है, मिजोरम में स्थित है, मणिपुर में स्थित है, असम में स्थित है? तो आपने जवाब दिया सर ये तो कहाँ स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि साथियों भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा सामान्यतः क्या होती है? तो आप क्या जवाब देंगे? क्या वह दक्षिण से पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की होती है, या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है? तो आपने जवाब दिया कि सर ये तो हमको पहले से पता था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। अगर हम इसका एक्सप्लेन करें तो साथियों अगर ये हमारा इंडिया हम बनाते हैं, अगर ये हम इंडिया को बनाते हैं, ये अगर हम भारत को बनाते हैं तो ये दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है। तो दक्षिण पूर्व की अगर बात कर रहा है तो साथियों दक्षिण पूर्व क्या होगा? तो जो दक्षिण पूर्व होगा ये वाला हिस्सा होगा, ये क्या है? ये दक्षिण है। और दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है तो दक्षिण पश्चिम ये क्या है? ये दक्षिण है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। और ये क्या है? दक्षिण की बात कर रहे हैं ना साथियों, सॉरी मैं भूल गया। इधर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अगर हम ये बात करें तो ये क्या हो गया? ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो ये कौन सी बात कर रहा है हमसे? तो ये बात कर रहा है कि दो दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से जो मानसून यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से किधर जाता है? तो यहाँ से स्टार्ट होके ये उत्तर की ओर और ये उत्तर की ओर ऐसे होता हुआ ये पूर्व की ओर चला जाता है। साथियों अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण पूर्व की बात हो गई। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। कह रहा है कि सिल्वर रिवॉल्यूशन, जो सिल्वर रिवॉल्यूशन क्रांति मतलब जिसको हम रजत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्या यह संबंध दुग्ध उत्पादन से है, या अंडा पोल्ट्री उत्पादन से है, या मत्स्य उत्पादन से है, या आलू उत्पादन से है? तो आप कहेंगे सर ये जो रजत क्रांति है ये अंडा उत्पादन से है। तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा। अगर हम गारो खासी जयंतिया की बात करें कि ये पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य के हिस्से में स्थित है? तो अगर ये भारत की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थित है? क्या नागालैंड में स्थित है, या असम में स्थित है, या मेघालय में स्थित है? तो आपने जवाब दिया कि ये तो सर कहाँ स्थित है? ये हमारी मेघालय में स्थित है, जो कि सबसे ज़्यादा बारिश करने वाला ये स्थान है। जो भारत में सबसे ज़्यादा अगर कहीं वर्षा होती है तो गारो खासी जयंतिया में होती है, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो बादल होते हैं वो इस पहाड़ियों के बीच फंस जाते हैं और वह यहाँ से बाहर निकल नहीं पाते हैं और यहाँ पे खूब जम के बारिश करते हैं। साथियों अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। कह रहा है कि अब देख रहे हैं भारत की जनगणना से ले लिया है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो क्या यह सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, या नागालैंड है? तो आप कहेंगे सर ये तो हमको पता था लेकिन हमको कन्फ्यूजन था, ये तो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि हमने आपके इस सवाल का जवाब सही बता दिया। अरुणाचल प्रदेश ये 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ व्यक्ति रहते हैं। इसका मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति जो अरुणाचल प्रदेश में है, यह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? स्थान है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? क्या यह मुंबई में की गई थी, या पोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में की गई थी, या अहमदाबाद में की गई थी, या सूरत में की गई थी? तो साथियों अगर हम भारत में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की बात करें तो यह सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो ये फोर्ट ग्लोस्टर जो कि कोलकाता में की गई थी। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये कब की गई थी? तो इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी? 1818 में। प्रथम सफल मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी।
अब हम अगले क्वेश्चन 20 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप क्या बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, या उड़ीसा है, या मध्य प्रदेश है। तो आपका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपका सही जवाब उड़ीसा होगा, जो कि क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला राज्य है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आ गए हैं। ये कह रहा है कि मैंग्रोव वन जो का सबसे बड़ा विस्तार भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन का विस्तार भारत के भीतरकनिका में पाया जाता है, या सुंदरबन में पाया जाता है, या मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, या कच्छ के रण में पाया जाता है। तो साथियों जो मैंग्रोव वन होते हैं यह सुंदरबन के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे हम सुंदरी वन के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, जो कि गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है इसके जो डेल्टा से इसका निर्माण होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए तो कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो होता है यह 1992 में का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो क्या यह क्योटो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, या पेरिस में हुआ था, या स्टॉकहोम में हुआ था। तो आप कहेंगे सर इसका सही जवाब हमको पहले से पता है, क्योंकि 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था जिसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। और ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ये कहाँ है साथियों, ये हमारा ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ स्थित है, ब्राज़ील में स्थित है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आप क्या बताएंगे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। कैस्पियन सागर है, सुपीरियर झील है, या वैकाल झील है, या विक्टोरिया झील है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें तो वैकाल झील हमको पहले से पता था कि वैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झीलों में आती है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये साथियों रूस में स्थित है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें। और ये क्लास हमारी आपको कैसी लग रही है इसका फीडबैक, इसका जो प्रतिपुष्टि है आप हमको ज़रूर प्रदान करें, जिससे हमारा हौसला बना रहेगा और हम अगली वीडियो में और अच्छे प्रश्नों को टाइप करके उसको बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी परीक्षा के लिए सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान भूगोल की कक्षा में मानचित्र जो मैप होता है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या विकसित करना है। जो मानचित्र है इसके हिसाब से हम कक्षा में क्या विकसित करना चाहते हैं। तो छात्रों की ड्राइंग कला को सुधारना चाहते हैं, उनका जो वो चित्र बनाते हैं, जो ऐसे ऐसे वो चित्र बना रहे हैं उसको हम सुधारना चाहते हैं। स्थानीय दूरी दिशा की सापेक्ष स्थिति की समझ को बनाना चाहते हैं, या तथ्यों को याद कराना चाहते हैं, या केवल परीक्षा में उत्तीर्ण कराना चाहते हैं। तो साथियों हम सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, भूगोल की कक्षा में जो मानचित्र का उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, वो इसके लिए करते हैं क्योंकि दूरी, स्थान, दिशा की सापेक्ष स्थिति को हम क्या करें, उनको बच्चों को अच्छी तरह से उनको समझा सके, उनके अंदर समझ विकसित कर सके। अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कह रहा है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी किस रेखा पर होती है। क्या वह भूमध्य रेखा पर होती है, या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है, अक्षांश रेखा पर होती है, या महान वृत्त पर होती है, ग्रेट सर्कल पर होती है। तो साथियों जो महान वृत्त होता है, क्या होता है, जो महान वृत्त होता है, जो महान वृत्त होता है इस पे क्या होती है, दो स्थानों की न्यूनतम दूरी रेखा होती है जिसे हम महान वृत्त कहते हैं, ग्रेट सर्कल वृत्त कहते हैं। मतलब उसके अंदर इसका कहने का मतलब है कि अगर ये जो हमारा सर्कल बन गया तो अगर ग्लोब पे दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी, दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी किस स्थान पर होती है, तो इसने क्या बताया, महान जो ग्रेट सर्कल होता है। तो इस पे अगर ऐसे बन रहा है
इसमें साथी बन नहीं पा रहा है, नहीं तो हम बना के दिखा देते आपको कि कैसे होता है। अब हम क्वेश्चन अगले वीडियो में इसको, अगर क्वेश्चन आएगा तो हम अगली वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर देंगे। कह रहा है कि कर्क रेखा जो होती है, ये कर्क रेखा जो होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ दक्षिण भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या यह 6 राज्यों से होकर गुजरती है, या 7 राज्यों से होकर गुजरती है, या 9 राज्यों से होकर गुजरती है, या 8 राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप इसका सही जवाब क्या देंगे कि यह तो साथियों यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और उन राज्यों की अगर हम बात करें तो वो राज्य कौन कौन से होंगे, तो गुजरात होगा, राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, झारखंड होगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। अगर हम आग्नेय चट्टानों की बात करें का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो क्या चूना पत्थर जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, या आप बताएंगे क्या बेसाल्ट इसका आग्नेय शैल का उदाहरण है, या संगमरमर इसका उदाहरण है, या बलुआ पत्थर इसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है पर दिन रात की अवधि कितनी होती है? इक्वेटर रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? क्या दिन बड़ा रात छोटी होती है, रात बड़ी दिन छोटा होता है, हमेशा बराबर 12-12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात होता है, या मौसम के अनुसार बदलती रहती है? क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा कि जो इक्वेटर है वहाँ जो है दिन और रात क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। आप कहेंगे सर इक्वेटर क्या होता है? तो हम आपको इक्वेटर अब बता दें कि ये जो इक्वेटर, इसी को इक्वेटर बोलते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भूमध्य रेखा क्या बोलते हैं? इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। यही हमारी क्या होती है? भूमध्य रेखा होती है। अगर हम हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, या किस नदी पर इसको निर्मित किया गया है, तो यह क्या महानदी पर स्थित है? गोदावरी पर, सतलज पर और नर्मदा पर स्थित है। तो आप कहेंगे कि सर जो हीराकुंड बांध है ये तो महानदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि हीराकुंड बांध जो महानदी पर बना हुआ है ये किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर ये तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम अपने अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो अगर हम सुंदरवन की डेल्टा के निर्माण की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, या गंगा और सिंधु है, या नर्मदा और ताप्ती है, या सिंधु और झेलम है। तो हमने आपको इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि जो आपकी सुंदरबन डेल्टा है इसका निर्माण कौन करता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ सुंदरबन डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ सुंदरी के वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर साथियों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।